प्रेमनगर राज्य के छोटे से गांव तनपुर में राजू नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। राजू के परिवार में कोई नहीं था। राजू अनाथ था। राजू जब थोड़ा समझदार हुआ ही था, तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से राजू अकेले ही रहता था। राजू गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। राजू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब था। राजू किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थीं, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। राजू हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि आज उसकी नसीब भले उसका साथ ना दे रही हो, पर उसको भरोसा था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएंगी और उसके तकदीर का दरवाजा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह राजू श्यामलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और श्यामलाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजू अपने काम में मस्त होता है। तभी राजू को श्यामलाल के रोने की आवाज आती है। श्यामलाल को रोता देख राजू फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक? आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। राजू से इस तरह मदद के लिए सुन श्यामलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे राजू, तू क्या मेरी मदद करेगा? जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसकी तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं। आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। राजू से इस तरह की बातें सुन श्यामलाल को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बात है राजू, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा राजू, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी यह बात याद रखना, हमारी यह जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है। एक ना एक दिन वह भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की। काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं, ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए, आप क्यों रो रहे थे? अरे राजू, अब क्या बताऊं तुझे, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। राजू, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है राजू। हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूं, क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। हाँ सेठ जी, आपकी यह बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ राजू, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? वो जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी। मैं किसी भी हाल में वह जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है राजू? जल्दी बता मुझे भी वह तरकीब। राजू ने अपनी पूरी तरकीब श्यामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही श्यामलाल राजू से कहता है, क्या बात है राजू, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। राजू, अगर तेरी यह तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं यह वादा करता हूं, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है
मैं यह तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है राजू, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी, कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। राजू फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह राजू श्यामलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए? ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब श्यामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा श्यामलाल ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। किशन के मना करने के बाद राजू जाने लगता है। तभी रमेश किशन से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि श्यामलाल ने उनके बारे में राजू को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। किशन के बुलाने पर राजू फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ श्यामलाल, हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं श्यामलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको श्यामलाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी श्यामलाल सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी तावताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजदूरी मिले। वाह क्या बात कही है आपने सेठ जी। श्यामलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। किशन और रमेश दोनों भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। किशन के कहते ही राजू उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक राजू किशन और रमेश के खेतों पर काम करता है। राजू बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। राजू को इतनी मेहनत करते देख किशन और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे रमेश भैया, ये राजू तो बहुत मेहनती है। ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ राजू को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है राजू। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। राजू ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह किशन और रमेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं कि राजू काम कर रहा होता है। राजू को रविवार को भी काम करता देख किशन बोलता है, अरे राजू भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम वो क्या होता है सेठ जी? अकेला रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है राजू, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी।
इसके बाद किशन और रमेश खेत को राजू के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब किशन और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर मैं कुछ समझा नहीं। थानेदार साहब, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। ये कहाँ से आया हमारे जमीन में? चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ो और फिर बोलो यह क्या है। नहीं थानेदार साहब, यह सब क्या है? यह यहाँ कैसे आया? हमें कुछ नहीं पता है। चलो, अब झूठ मत बोलो। तुम दोनों तो अब गए। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्र कैद सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहाँ से आया? इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है। तुम्हारी जमीन से कंकाल निकलते ही हमारी जमीन से इस जमीन पर आ गए। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहाँ राजू आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ राजू, देखो पता नहीं कहाँ से हमारे जमीन में यह कंकाल आ गया है। राजू कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है। क्या कंकाल? ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ राजू, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर पुसुर करता देख थानेदार कहता है, चलो, अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं। कौन जाएगा जेल? ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल? ठीक है थानेदार साहब। राजू, किशन और रमेश थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। राजू भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस कंकाल को देख के तो लगता है काफी महीनों पहले से इसे जमीन में डाला गया होगा। एक तो किशन फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और राजू से यह सुनते ही किशन डर के फटाफट पूरी कहानी राजू को बता देता है। देखो राजू भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, ये जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई श्यामलाल से। किशन से हड़पने की बात सुन राजू ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़प्पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। किशन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी राजू को बता देता है। किशन से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही राजू कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बताओ राजू भाई, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके लिए ये जमीन प्यारी है या आप दोनों की जान? इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है राजू, हमें जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे राजू, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब यह थानेदार को बोलोगे ये जमीन श्यामलाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? श्यामलाल सेठ को। और श्यामलाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। राजू की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह राजू भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। राजू की बात सुन तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे राजू ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई श्यामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो राजू से पूछ लीजिए, यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है।
इसके पहले यह श्यामलाल के पास काम करता था। बोलो राजू, यह जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन श्यामलाल सेठ की है। किशन सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। राजू से ये सब सुनने के बाद थानेदार राजू को श्यामलाल को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो राजू, जाओ और श्यामलाल को बुला कर लाओ। राजू फौरन जाकर श्यामलाल को बुला लाता है, पर श्यामलाल अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ, बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? सर जी, इन दोनों के जमीन से ये कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन श्यामलाल की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख किशन एसीपी को बोलता है, नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम करा रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर राजू से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन श्यामलाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन श्यामलाल की है? मेरे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और यह जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो यह जमीन श्यामलाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वो केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। एसीपी के कहते ही थानेदार वहाँ से चला जाता है। चलो अब श्यामलाल, तुम बताओ ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मार के यहाँ डाला है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। श्यामलाल से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ एसीपी साहब, मैंने भी दोनों ने जो जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। राजू को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब श्यामलाल और राजू ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ एसीपी के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी श्यामलाल भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलके रहेगी, और रही बात जमीन की तो वो श्यामलाल की तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। किशन और रमेश दोनों एसीपी और श्यामलाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख श्यामलाल दोनों को माफ कर देता है। एसीपी को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। श्यामलाल के केस वापस लेते ही एसीपी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है किशन, कोई बात नहीं। बस यह याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए आए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में श्यामलाल राजू को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक राजू को बना देता है। राजू, जैसे कि मैंने वादा किया था उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो तुमने क्या कहा था मुझे, बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारे तकदीर का दरवाजा खुल गया और अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम नहीं करना होगा।